नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल विषय यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उस क्रम में हमने पहली अपनी एक इंट्रो क्लास ले ली थी। जिसने नहीं देखी वो जरूर उसे देखे जाकर। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आसान भाषा में उसको समझने की प्रयास करेंगे, ताकि जिन लोगों का सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, जो लोग पहली बार ही इस विषय को पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए हमें बीच एक दो क्लासेस, बेसिक क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इस बीच देखिए आपको क्या करना है। देखिए सोशियोलॉजी में दो पेपर हैं किसी ऑप्शनल में, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। दोनों पेपर में मूल अंतर क्या है? देखिए पेपर 1 में जो आप पढ़ेंगे वो सोशियोलॉजी इन जनरल पढ़ेंगे। इसमें आप कई तरह के थिंकर पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन पढ़ेंगे, इस विषय का इतिहास समझेंगे कि किस तरह से इस विषय का उदय हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं, और बहुत सी सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे इन जनरल। अर्थात पूरे एक दुनिया को एज अ सोसाइटी, एक पूरी दुनिया, एक पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल सोसाइटी मानकर आप सोसाइटी पढ़ेंगे इन जनरल। और दूसरा पेपर है, इस पर आप इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। इसमें आप भारतीय समाज को समझेंगे। तो देखिए शुरुआत की, जैसा कि हमने वादा किया था कि विषय को -1 से विषय की शुरुआत हम करेंगे, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये, जब तक हम एक समझ बनाते हैं विषय को लेकर, तब तक आपको नेट से ऑप्शनल, आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल का आपको क्या करना है, सिलेबस इसको डाउनलोड करना है, इसकी पीडीएफ निकाल लेनी है। और एक मिनट रुकिए, पीडीएफ निकालने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको रखना नहीं है अपने पास। आप देखिए उसमें क्या लिखा है, आप पढ़िए, उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हैं, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, उस पर आप नेट पर जाके सर्च करिए, चीज़ों को समझिए। उसके बाद जो वो सिलेबस है, अपने हाथों से अपनी कॉपी पर पेन से नोट डाउन करिए अपने शब्दों में। यकीन मानिए ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला। जब एक बार आप ऐसा कर लेंगे तो आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पर जो क्लासेस चलेंगी आपको भी समझ में आएगा कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यकीन मानिए आप ये जरूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है। अगर उसके बाद भी आपको लगेगा कि सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए तो हम कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। जैसा कि हमने वादा किया था कि इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि जिसका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं भी है उसे भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। जैसे एक शब्द है सोशियोलॉजी। क्या है शब्द? सोशियोलॉजी। इसके लिए जो हिंदी में शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, समाज शास्त्र। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम? समाज शास्त्र, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है सोशियोलॉजी का आखिर मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र का? देखिए मोटा मोटा जो इसका मतलब है वो ये है कि किसी भी समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। फिलहाल ये एक मोटा मोटा अर्थ है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अभी आप जैसे इस कुछ शब्दों को समझिए। जैसे उनमें से एक शब्द है क्या? सोसाइटी। क्या है? सोसाइटी। और दूसरा क्या है उसमें से? ग्रुप। तीसरा शब्द कौन सा है? तो वो है क्राउड। क्या है? क्राउड। 3 शब्द हैं। क्या 3 शब्द हैं? एक शब्द है सोसाइटी, जिसे हिंदी में आप कह लीजिए समाज। एक शब्द है ग्रुप, जिसे आप हिंदी में कह लीजिए समूह। और एक शब्द है क्राउड, जिसे आप हिंदी में कह लीजिए भीड़। या इसी के लिए कुछ लोग शब्द मॉब यूज करते हैं, वो थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। सोसाइटी, ग्रुप, क्राउड, 3 शब्द हैं। क्या अंतर है दोनों तीनों में मूलतः? तो देखिए दरअसल जो क्राउड है ना, क्राउड एक अस्थायी जमावड़ा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये अचानक ही इकट्ठे हो जाते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़क पर और किसी का कोई गिर गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई और अचानक आपने देखा, देखते ही देखते लोगों का ठीक ठाक जमावड़ा लग गया। कोई उद्देश्य नहीं था, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, लोग देखने के लिए खड़े हो गए, लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, लोग अपने अपने रास्ते चले गए। तो एक अस्थायी गैदरिंग है, एक अस्थायी समूह है जिसका अपना कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा शब्द जो है वो समूह। दरअसल ये एक स्थायी शब्द है और इसका अपना एक उद्देश्य है। इसमें और सोसाइटी में जो मूल अंतर है, मूल अंतर केवल आप कह लीजिए कि मूल अंतर आप इसमें और समाज में आप जो कहेंगे वो आकार का अंतर आप कहेंगे। अगर मान लीजिए समाज ये मान लीजिए बड़ा गोला सोसाइटी है, तो उसके अंदर छोटा गोला ये ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप। ये बड़ा गोला आपका सोसाइटी हो जाएगा। इसी सोसाइटी के अंदर ही एक छोटा गोला और कौन सा मान लेंगे आप? क्राउड का मान लेंगे। सॉरी। और इन तीनों में अंतर क्या है?
इसका जमावड़ा अस्थाई है। क्या है? अस्थाई जमावड़ा है। और अगर आप सोसाइटी या क्राउड आप या ग्रुप आप ले लेंगे तो ये स्थायी जमावड़ा है, लेकिन ये आकार में छोटा है और इसका भी अपना एक उद्देश्य है। जैसे ग्रुप में आप एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए टीम इंडिया, आपकी भारतीय क्रिकेट टीम एक तरह का ग्रुप है। इस तरह की और भी कितनी आप छोटे छोटे ग्रुप बना के आप चीजें देखते हैं, हम काम करते हैं, और जिनका अपना एक उद्देश्य होता है। ये स्थायी भी होते हैं, कुछ समय के लिए अस्थायी भी होते हैं, और कुछ समय के लिए ये अपना वो भी हो जाते हैं। और सोसाइटी जो है अपने आप में एक स्थायी संरचना है, एक स्थायी संरचना है जिसमें लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सोसाइटी एक बड़ा स्ट्रक्चर है। तो तीनों में मूलतः अंतर ये हुआ। तो देखिए, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, सोशियोलॉजी की जो एक सही परिभाषा जो चलती है वो ये चलती है कि इस सोसाइटी में, मान लीजिए सोसाइटी हो गई, ठीक, मान लीजिए क्या हो गई, ये सोसाइटी हो गई, ठीक, ये सोसाइटी हो गई। अब इस सोसाइटी में ये लोग हैं, ठीक, आप लोग हो गए, इस तरह के मान लीजिए लोग हैं। अब इन लोगों में आपस में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा, क्या होगी? अंतःक्रिया होगी, कम्युनिकेशन होगा। ये जो इंटरैक्शन है, ये जो अंतःक्रिया है, ये जो कम्युनिकेशन है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन, किस तरह का? साइंटिफिक स्टडी, इसकी जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो समाजशास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी, या आप उसको कह लीजिए क्या? समाज शास्त्र। तो ये एक मोटी मोटी परिभाषा हो गई। अब दरअसल ये समाज किस तरह से, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, क्या रही चीजें और क्या नहीं रही। देखिए क्या हुआ ना, जब आप समय में पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जिसे 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, पीछे इतना समय चले जाएंगे, तब अगर हम देखें तो इस ब्रह्मांड में क्या था? यह अस्तित्व सिर्फ एक बिंदु था। अचानक कुछ ऐसी अंतःक्रिया होती है इस बिंदु के अंदर जिससे एक महाविस्फोट होता है, जिसे आप बिग बैंग, क्या कहते हैं? बिग बैंग, या जिसे हिंदी में आप महाविस्फोट कहते हैं। ये हुआ जिससे अपार ऊर्जा निकली, और फिर ऐसे ही चलते करते हुए कुछ शुरुआती तत्वों का, कुछ शुरुआती एलिमेंट्स जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। फिर समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे असंख्य चमकते सितारों का निर्माण हुआ। इन्हीं चमकते सितारों में से एक सितारा सूर्य था, और उसी चमकते सितारे सूर्य से उसके कुछ भाग अलग होकर कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे कंचों का निर्माण हुआ। इन्हीं नन्हे नन्हे कंचों में से एक नन्हा सा कंचा था पृथ्वी, हमारा रंग बिरंगी कंचा। इसी नन्हे से कंचे के 7 टुकड़े हुए, और उसी 7 छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे शहर बने। उन्हीं छोटे छोटे नन्हे नन्हे शहरों में छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनी, छोटे छोटे घर बने, और उन्हीं छोटी सी बिल्डिंग से एक छोटे से कमरे में छोटे से बैठे हुए आप यहाँ पर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्यों? ताकि आप यूपीएससी निकाल सकें। खैर उसको छोड़िए। तो क्या हुआ, जब बिग बैंग हुआ और सूर्य का निर्माण हो गया, पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी सूर्य से ही अलग होकर, और फिर मानते हैं कि पृथ्वी का एक भाग अलग होकर उसका उपग्रह चंद्रमा बनता है। तो पृथ्वी दरअसल जिस स्थान पर हुई उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो धीरे धीरे पृथ्वी शुरुआत में तो गर्म थी, अर्थात उसमें किसी भी तरह के जीवन का निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जब ठंडी होने लगी तो कुछ तत्वों ने या कुछ एलिमेंट्स ने आपस में इस तरह से अरेंजमेंट बनाया, आपस में इस तरह से वो ऑर्गेनाइज हुए कि जीवन का निर्माण हुआ। देखिए लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है, किस तरह से यहां पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। एक बड़े अच्छे फिजिसिस्ट हैं एरविन श्रोडिंगर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है। किताब क्या है? व्हाट इज लाइफ। ये किसने लिखी है? एरविन श्रोडिंगर ने। इसमें उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है कि जीवन क्या है। जीवन दरअसल वो बताते हैं, जो श्रोडिंगर का कहना है, व्हाट इज लाइफ, अपनी बुक में वो बताते हैं कि लाइफ दरअसल एक सिस्टम है, किस तरह का? एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। जब एलिमेंट्स एक खास तरह की संरचना में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तब जीवन का निर्माण होता है। जैसे आप एक वॉच लीजिए,
वॉच भी अपने आप में एक खास तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और काम कर रही, वो भी तो एक तरह का सिस्टम है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसके आगे जो वो लाइफ को कहते हैं, लाइफ क्या है? लाइफ एक तो और सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम है? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। दूसरा, ये सिस्टम खुद को सस्टेन रखता है, खुद को रिपेयर करता है। अगर कुछ खराबी होती है, देखिए हमारी बॉडी जब कुछ भी बीमार होता है तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम उस बॉडी को ठीक करने में लग जाता है, उस बीमारी को ठीक करने में लग जाता है। तो किस तरह की सिस्टम है लाइफ? लाइफ एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो खुद को सस्टेन रखता है, खुद को बचा कर रखता है और खुद को रिप्रोड्यूस करता है। जबकि दूसरे सिस्टम इस तरह की चीजें नहीं करते। जैसे वॉच भी एक तरह का सिस्टम है, लेकिन वो लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना खुद को सस्टेन रखता है, ना खुद को रिपेयर करता है, ना खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो ये करने के लिए लाइफ क्या करती है? एक देखिए एक कंसेप्ट उन्होंने बताया, एक फिजिक्स में एक कंसेप्ट चलता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी का अर्थ हुआ कि जो नेचर है इसका ये स्वभाव ये है कि हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। जैसे आप मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा लें और उसको आप रख दें तो वो धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो जल एक ज्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, जबकि बर्फ एक ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म है। तो लाइफ नेचर की क्या प्रकृति होती है? नेचर में कोई भी तत्व डिसऑर्डर की तरफ जाता है ऑर्डर से, और लाइफ क्या करती है? लाइफ को अपने खुद को ऑर्डर फॉर्म में रखती है, और ये करने के लिए वो बाहर से ऊर्जा लेती है। और इसको श्रोडिंगर ने जो कहा वो निगेटिव एंट्रोपी कहा कि, और इसके लिए क्या करती है? बाहर से हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, सनलाइट लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सारी चीजें। जैसे एक उदाहरण से आप और समझिए, मान लीजिए आपकी फ्रिज है, फ्रिज में आपने फल रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, अब ये खराब ना हो जाए ताकि फ्रिज उनको ठंडा रख रही है इसलिए, और फ्रिज उनको ठंडा कब रख पा रही? जब वो बाहर से बिजली ले रही। तो ये निगेटिव एंट्रोपी का कंसेप्ट है। दरअसल उस पर अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं ये समझा रहा था कि लाइफ किस तरह से बनी, किस तरह से एलिमेंट्स, किस तरह से एटम ने आपस में ऑर्गेनाइज होकर जीवन का निर्माण किया। तो वो उस चीज को हम समझ रहे थे, अरविंद श्रोडिंगर ने उसको इस तरीके से समझाया। अब देखिए, मान लीजिए जीवन का निर्माण हो चुका है। अब शुरुआती जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए, फिर धीरे धीरे वो और आपस में मिलते गए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बनते गए, जिन्हें कुछ लोग लोअर एनिमल कहते हैं। लोअर एनिमल से हायर एनिमल की यात्रा शुरू हो गई और धीरे धीरे ये सारी चीजें होती रही, पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ और आगे बढ़ता रहा और नए नए जानवर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स डेवलप होते रहे। अब ये सब चलता रहा। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि कमाल की घटना घट ये गई कि 4 पैरों में चलने वाला जानवर, जिसे हम क्वाड्रापेडिलिज्म बोलते हैं, वो 2 पैरों पर चलने लगा। क्वाड्रापेडिलिज्म, वो 2 पैरों पर चलने लगा, जिसको हम बोलते हैं बाइपेडिलिज्म। इससे हुआ क्या? इससे दरअसल हुआ ये कि देखिए, कोई एक जानवर है 4 पैरों पर चल रहा है, ठीक। अब अचानक से वो एकदम खड़ा हो गया, उसका सिर ऊपर हो गया, ब्रेन ऊपर की तरफ हुआ। अब जब ब्रेन ऊपर की तरफ होगा तब क्या होगा? जब ब्रेन ऊपर की तरफ होगा तो ब्रेन को अपने तक ब्लड लाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये एक चीज हुई। दूसरा, इसी बीच कुछ और कमाल का हुआ। कुछ और कमाल का क्या हुआ कि होमोसेपियंस या निएंडरथैल्स वगैरह ने, माना दिया जाता है कि होमो निएंडरथैल्स ने आग की खोज करी। मनुष्य ने, हम ज्यादा ले लेंगे एक ज्यादा सिंपल एग्जांपल, कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली। इसने किया क्या? दरअसल इसने किया था और बहुत सारी चीजें करी। जैसे इसने पहली चीज तो यही करी कि ठंडियों में आग से गर्मी लेने लगा मानव। दूसरा क्या किया? जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा करने लगा, जंगल साफ करने में सहायता होने लगी और नए उनके लिए जगह खुलने लगी। ये सारी चीजें तो होने ही लगी, लेकिन कुछ और बड़ा कमाल का हुआ। वो कमाल का क्या हुआ? वो ये हुआ कि जब आग की खोज कर ली, अभी तक हम मानव कच्चा भोजन कर रहा था, अब वो भोजन को पकाने लगा। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये, जब आप भोजन को पकाएंगे तो उसमें जो हानिकारक वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और जो भी हानिकारक तत्व हैं, वो नष्ट होने लगे। पहली चीज हुई। दूसरी जो बड़ी कमाल की चीज ये हुई कि जब भोजन पक गया तो भोजन को चबाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, और जब भोजन पक गया तो भोजन को पचाने में भी कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। और जब ये दोनों ही काम हुए तो ऊर्जा बची, तो ये बची हुई ऊर्जा ब्रेन को मिलने लगी। अब जब बची हुई ऊर्जा ब्रेन, मस्तिष्क को मिलने लगी तो इसका विकास और होने लगा। अब जब इसका विकास और होने लगा तो इसी क्रम में मानव ने क्या किया? मानव ने भाषा का निर्माण शुरू कर दिया। मानव ने भाषा का इजाद कर लिया। भाषा ने किस तरह से सहायता करी?
देखिए, भाषा ने पहला तो ये किया कि हमारे बीच, मनुष्य के बीच आपस में संवाद स्थापित कर दिया। दूसरा, जो हमारे आसपास ज्ञान, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उनको हम अपने मस्तिष्क में स्टोर करना सीख गए, और स्टोर करके एक इंसान से दूसरे इंसान तक उसको पहुंचाना सीख गए। हम भाषा की मदद से कल्पना से करना सीखे, ये सबसे बड़ी चीज थी। भाषा ने हमें इमेजिनेशन करना सिखाया। सॉरी, अब आप देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए एक बंदर है, एक बंदर को आप ये नहीं कह सकते कि आप ये 5 केले हैं, ये अभी आप मत खाओ, ये इनको दे दो, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग में 500 केले मिलेंगे। बंदर ऐसा नहीं करेगा, वो केले, वो जो 5 उसको अभी मिले वो वही खाएगा। लेकिन एक मनुष्य के साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अभी ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग में ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अगर आप अभी अच्छे काम कर रहे हैं तो स्वर्ग में आपको अप्सराएं रहेंगी, और ये सारी चीजें जो भी कल्पनाएं दिखाई जाती हों। तो क्या किया, भाषा ने हमें कल्पना करना सिखाया। अब जब भाषा से हमने कल्पना करना सीखा तो इसी से एक चीज और डेवलप हुई, वो क्या हुई, एम्पैथी। क्या हुई, एम्पैथी। ये क्या है एम्पैथी? अभी जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तब उसमें जरूर हम इसको डिटेल में समझेंगे। एम्पैथी अभी आप मोटा मोटा समझिए कि दूसरे के दर्द, दूसरे के भाव। देखिए, दरअसल एम्पैथी को बड़ा निगेटिव फॉर्म में लिया जाता है कि सिर्फ उसमें दर्द ले लिया जाता है, दूसरे की मोटा शब्द, ज्यादा व्यापक इसकी अर्थ ये होगा कि किसी के भी जो मनोभाव चल रहे हैं उनको समझने की क्षमता, कि वो उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह महसूस कर रहा होगा वो, ये समझने की क्षमता एम्पैथी कहलाती। एम्पैथी जब डेवलप हुई तो इसने हमें आपस में जुड़ना सिखाया, कोऑपरेशन करना सिखाया। देखिए, ये जरूरी भी था, कोऑपरेशन क्यों जरूरी था इसको अब हम समझते हैं। देखिए क्या हुआ, जब क्वार्टर पेडल था, है ना, 4 पैरों पर चल रहे थे, अचानक से 2 पैरों पर आ गए। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जब खड़ा हो गया तो बर्थ कैनाल है जो विमेंस की, वो पतली हुई, और जो वुम्ब साइज है, यूटेरस का साइज है, वो भी छोटा हुआ। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये, देखिए कोई भी जानवर, आप बकरी के बच्चे को देखिए, बकरी का बच्चा या कोई भी जानवर का बच्चा हो, जब वो पैदा होता है, अपने पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर, या ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता, और किसी और जानवर रेयर लेंगे हम, बकरी का बच्चा तो 24 घंटे में उछलने कूदने लगता है। लेकिन मनुष्य का जो बच्चा होता है, मानव का जो बच्चा है, उसको ठीक से सर्वाइव होने के लिए उस एनवायरनमेंट में कम से कम 18 साल की पेरेंटिंग, 18 साल की केयर गिविंग उसको चाहिए ही चाहिए। कि मैं नॉर्मल ईयर बता रहा हूँ, 18, इतना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जब क्वाड्रपेडल है तो बॉडी और ब्रेन, किसी भी बच्चे का जो इसका विकास होता है, बॉडी और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, माँ के यूटेरस के अंदर ही हो जाता है। लेकिन जब 2 पैरों पर हुए तो हुआ क्या, हुआ ये, बॉडी तो डेवलप हो रही है, लेकिन अगर ब्रेन का साइज बढ़ रहा है और ब्रेन अगर पूरा बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, उससे दिक्कत ये होगी कि क्या कहते हैं, ब्रेन का साइज बड़ा हो जाएगा, बर्थ कैनाल छोटा हो गया है, तो बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो ह्यूमन बेबी होते हैं, दरअसल वो प्री मैच्योर बेबी होते हैं। किस तरह के बेबी होते हैं, प्री मैच्योर। वो मैच्योर होने से पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, उनका जन्म हो जाता है, उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता है। जबकि किसी भी अन्य जानवर में वो पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन पर उनके ट्रांसफर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बायो इंस्टिंक्ट ट्रांसफर। क्या कहते हैं, बायोलॉजी या न्यूरोसाइंस के लैंग्वेज में इसको बायो इंस्टिंक्ट ट्रांसफर कहते हैं, जिसमें एक माँ से पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके बच्चे के ब्रेन में डेवलप होती है और ट्रांसफर होती है। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी चीज भी हुई। इसमें पहला तो ये हुआ, क्यों? क्योंकि जब पूरा वो नहीं हुआ तो ट्विन बेबी नहीं डेवलप होंगे, एक जैसे लोग नहीं डेवलप होंगे। अब जब बच्चे के ब्रेन का विकास हुआ ही नहीं है तो उसे हम बाहर ट्रेंड कर सकते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में वो खुद को अडेप्ट कर सकता है, अलग अलग नीश में वो खुद को अडेप्ट कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज हुई, ताकि इससे वो चीजें हुई। अब देखिए ये सारी चीजें हुई, क्या किया, मानव के कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ, मानव ने भाषा का विकास किया, मानव ने एक दूसरे से जुड़ने के तरीके ढूंढे, ये सारी चीजें हो रही थी। और इस समय जो मानव था वो हंटर्स और गैदरर्स था, या कि जबकि इसके लिए सही शब्द कुछ विचारक गैदरर्स और हंटर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उनके भोजन का 90% हिस्सा आप ये मान लीजिए वेजिटेरियन ही था, फल पौधे और यही सब सारी चीजें उनके खाने पीने का। हंटिंग तो कभी कभी की बात थी। ठीक, अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, एक आपने कंसेप्ट, एक मूवी देखी होगी आपने,
शाहरुख खान की है, डियर जिंदगी। उसमें जब वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और आलिया भट्ट का काउंसिल कर रहे होते हैं, तो एक कंसेप्ट देते हैं वो डनबर्स नंबर। एक दरअसल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रॉबिन डनबर, उन्होंने स्टडी की दुनिया भर के समाजों के, स्टडी की और स्टडी करके एक नंबर दिया, नंबर दे दिया 150। 150 ये नंबर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, दरअसल मैं या आप, हमारा किसी का भी एक जो फ्रेंड सर्कल हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, वो इतना बड़ा हो सकता है जिसमें 150 लोग हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो ग्रुप टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। अब देखिए हुआ क्या, देखिए मानो जो है ना, एक समय पर ये प्रकृति में या नेचर में अगर फूड पिरामिड में इसका स्थान देखें तो बहुत नीचे था, बहुत दोयम दर्जे का था, और आज वही मानो पूरी प्रकृति का बादशाह बन बैठा। इसके पीछे का जो बड़ा कारण था वो ये था कि इनकी ये क्षमता कि ये बड़ी मात्रा में आपस में कोऑपरेट कर सके। इसके लिए क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि रॉबिन डनबर ऐसा मानते हैं कि 150 से ज्यादा कोई ग्रुप हो ही नहीं सकता, एक ग्रुप 150 लोगों से ज्यादा का नहीं हो सकता, और हमें चाहिए कि लाखों मनुष्य, लाखों की संख्या में मानो एक साथ आए और चीजें से। मिस्र के आप बड़े बड़े पिरामिड देखते हैं, क्या 150 लोगों ने मिलकर बनाया होगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए, तो हुआ क्या, फिर हुआ यह कि देखिए मानव ने क्या, मानव ने लैंग्वेज डेवलप कर ही ली थी, उसकी सहायता से मानव में इमेजिनेशन आ ही गया था, उसकी सहायता से मानव में इम्पथी आ ही गई थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिथ गढ़ना स्टार्ट किया, माइथोलॉजी गढ़ने स्टार्ट की, इन्होंने कहानियां बनाना स्टार्ट करी, इन्होंने धर्म बनाने स्टार्ट किए, और इन्हीं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग आपस में कोऑपरेट होना स्टार्ट होने लगे। और इसी बीच कुछ नई चीजें डेवलपमेंट हुई और नेचर में, आपका एनवायरनमेंट में बड़े चेंजेस हुए, और धीरे धीरे मनुष्य किसकी तरफ बढ़ने लगा, फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक हंटर्स और गैदरर्स का समाज था, फिर धीरे धीरे कभी कहीं कुछ रुकते थे। देखिए दरअसल ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे तो घुमंतु जीवन बिताते थे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इन्होंने कोई फल खाए और उसके बीज फेंक दिए, फिर कुछ दिन बाद देखा कि यहाँ बारिश आरिश हुई थी और उसका पेड़ पौधे कुछ निकल आए। ये चीजें धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रही थी, फिर क्या किया, तब ये समझ में आने लगा तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन उठे अचानक से और खेती करने लगी, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे वो चीजें करने लगे। अब जब ये खेती करने लगे तो फिर एक जगह बसने लगे। अब इससे क्या हुआ, देखिए दो चीजें हुई। पहली बात तो जब आप खेती कर रहे हो तो मान लीजिए आपको कितने 1 केजी अनाज की जरूरत है, कितने 1 किलो अनाज की जरूरत है, और आप उत्पादन कितना कर रहे हैं 100 किलो, 100 किलो कर रहे हैं। आपको जरूरत मान लीजिए साल में कितनी है, मान लीजिए आपको 50 किलो है, ठीक, 50 किलो आपकी साल की खपत है, 50 किलो बच रहा है ना। अब ये 50 किलो आप क्या करेंगे, इस 50 किलो को आप बेचना स्टार्ट करेंगे, किसी दूसरे को देना स्टार्ट करेंगे, और इसी प्रक्रिया से किस चीज का निर्माण होगा, बाजार का, किसका, मार्केट का, बाजार, मार्केट। एक तो ये किया इसने, बाजार का निर्माण किया, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन हुआ ना। अब इसी अतिरिक्त उत्पादन जब होने लगा तो भाई मान लीजिए एक लोग खेती कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए एक लोग खेती कर रहे हैं, उनकी जरूरत है 50 किलो, 50 बचा, 50 किसी दूसरे ऐसे को मिल गया, अब उसे जरूरत रही कि वो भी खेती करके ही अपनी अनाज की आवश्यकता पूरा करे, वो फ्री हो गया। और जब मानो फ्री हुआ, जब मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ रही, तब उसका मस्तिष्क फ्री हुआ, चिंतन शुरू हुआ, तब चीजें और विकसित होनी शुरू हुई। वो सोचने लगा कि ये तारे, ये सारी चीजें क्या हैं, रात में आकाश में लेट रहा है, खुले आकाश में देख रहा है, तारों को समझ रहा है, यहीं पे आपके एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स का विकास हो रहा, फिर साहित्य का विकास हो रहा, दुनिया भर की चीजें जो विकास हो रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि हमने अतिरिक्त उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब एक मिनट रुकिए, इसी अतिरिक्त उत्पादन से एक चीज और समझते हैं हम। मान लीजिए हमने अतिरिक्त उत्पादन किया, अब ये उत्पादन अतिरिक्त कब होगा, जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा खेत होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। अब मानव ने यहीं से क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया, संपत्ति को जमा करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से देखिए, खेती से ही जब फार्मिंग शुरू हुई, यहीं से संपत्ति का जमा करने का या संपत्ति जैसा कोई कंसेप्ट निकल कर आया। अब जब संपत्ति जैसा कंसेप्ट निकल कर आया तो अब मुझे इसे अपनी अगली पीढ़ी को भी देना है, तब मैं क्या करूं, तब क्या होगा, तब मैरिज जैसा सिस्टम निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि कोई संतान मेरी ही है ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरा जिस स्त्री से
संबंध हो, वो किसी और स्त्री से, किसी और पुरुष से उस स्त्री का संबंध ना हो। इसके लिए हम किस जैसी व्यवस्था कौन सी निकालेंगे? मैरिज जैसी व्यवस्था, विवाह जैसी संस्थाओं का निर्माण होगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी दरअसल यही करती है। मार्क्स को विस्तार में समझेंगे जब आगे आपकी क्लासेस समझेंगे तो देखिए आप किस तरह से फार्मिंग को हमने बढ़ाया, फार्मिंग से अतिरिक्त उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन से डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा। कैसे भाई? अगर सारे ही लोग खेती करेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा? कुछ लोग खेती कर रहे हैं, अतिरिक्त उत्पादन हो रहा, तो अब जब कुछ लोग फ्री होंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे? जूते बनाना स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, कुछ लोग जूते बनाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग हथियार बनाना स्टार्ट कर देंगे, लोहार बन जाएंगे, कुछ लोग सजावट का सामान बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह तरह के कुछ साहित्यकार हो जाएंगे, फिर इन्हीं में से कुछ राजा हो जाएंगे, सैनिक होंगे, कुछ पुजारी होंगे। देखिए पूरी संस्कृति का निर्माण हो रहा, और उसके पीछे का एक सिंगल कारण है क्या? कि हमने खेती शुरू करी और खेती से अतिरिक्त उत्पादन जैसा कुछ निकल कर आया। ये हो गया। अब धीरे धीरे समाज को और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ? अब किसी ने ऐसा किया, बड़ी वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी रहा, जिसने इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया। कि जेम्स वाट, आप हीट इंजन, वास्प इंजन या भाप इंजन जिसे आप बोलते हैं, वो आए। अब किस तरह का दौर आ गया? मशीनीकरण का युग आ गया। अब लोग बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा, बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां बड़ी बड़ी लगने लगी, लोग वहां जाने लगे, खेती की तरफ से लोग हटने लगे। अब यहां से शहरीकरण का इस्तेमाल, शहरीकरण होना शुरू हुआ, लोग फैक्ट्रियों में गए, अपने परिवार से अलग होने लगे। अब धीरे धीरे देखिए खेती में एक पूरे कुनबे की जरूरत है, एक पूरे कुनबे की जरूरत है खेती में। क्यों? क्योंकि खेती किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं, उसमें पूरा एक परिवार लगता है, तब जाकर खेती होती है। अब यहां पर जब फैक्ट्रियां बनने लगी, लोग शहर में आने लगे, तो देखिए वहां पर खेती में संयुक्त परिवार थे, यहां पर एकल परिवार होने लगे। किस तरह के परिवार होने लगे? एकल परिवार होने लगे। समाज में लोनलीनेस, अकेलापन और ये सारी चीजें आने लगी, जिसे एलियनेशन थ्योरी, मार्क्स की, हम इसी में पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे और विस्तार से। तो ये सारी चीजें हो गई। इसी तरीके से फिर आगे जाके कंप्यूटर आए, फिर आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हैं ये एक लंबा इतिहास है कि किस तरह से समाज बना और किस तरह से ये समाज आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो इसी समाज को और मूलतः इस समाज में लोगों में आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होते हैं, लोगों में आपस में अंतःक्रिया किस तरीके से होती है, वो किस तरह से चेंज होती है, क्या उसके पैटर्न है, इसी को वैज्ञानिक रूप में इसी का अध्ययन करना समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, जिसको हम समझेंगे। अब एक शब्द दरअसल आया आपका वैज्ञानिक अध्ययन, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या सोशियोलॉजी में हमने समझा था कि समाज में अंतःक्रिया जो लोग करते हैं, जो लोगों में आपस में समाज में लोगों में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, वो जो होता है उसके जो पैटर्न होते हैं, किस तरह के पैटर्न उनके चेंज होते हैं, किस तरह से क्या ऐसे तत्व हैं जो उन पैटर्न्स को चेंज करते हैं, उनको जो समझने की प्रक्रिया है वही सोशियोलॉजी है। उनको समझने का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो दरअसल समाजशास्त्र है। तो ये इसके जो फादर माने जाते हैं, दरअसल कौन माने जाते हैं? अगस्त कॉम्टे। सोशियोलॉजी, दरअसल इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने जिस शब्द को दिया था वो शब्द था सोशल फिजिक्स। अगस्त कॉम्टे ने जिस शब्द को यूज किया पहली बार वो सोशल फिजिक्स था, जिसे आगे चल के सोशियोलॉजी कहा जाने लगा। तो ये था दरअसल अगस्त कॉम्टे के इस समकालीन या इन पर जिस वैज्ञानिक का ज्यादा प्रभाव था वो थे, एक वैज्ञानिक हुए साइमन पियरे लाप्लेस। क्या नाम था उनका? साइमन पियरे लाप्लेस। इन्होंने दरअसल एक कंसेप्ट दिया। इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया? डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी, डिटर्मिनिस्टिक डीमन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कल्पना करी। इन्होंने क्या करी? एक ऐसा डीमन जिसे प्रकृति के हर रूल पता हो। इनका मानना था कि प्रकृति भी कुछ खास नियमों पे चलती है। अगर एक ऐसा डीमन हो जिसके पास इतनी शक्ति हो कि वो हर एटम की पोजीशन, उसकी स्पीड और प्रकृति के हर नियम को ठीक तरीके से जान दे और प्रकृति इसके सारे नियमों के बीच, सारे एक्शंस के बीच कॉज और उनके रिलेशंस को समझने लगे, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशंस को, तो हम बड़ी आसानी से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो साइमन पियरे लाप्लेस का जो कंसेप्ट था, जो इनका मानना था, ये कि नेचर के अपने रूल हैं, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग नेचर को समझ सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेचर में आज आने वाले समय पर क्या होगा। यही प्रभाव अगस्त कॉम्टे पर पड़ा।
उन्होंने माना समाज के भी अपने कुछ नियम हैं, समाज भी इसी तरीके के नियमों पर चलता है, और अगर इन नियमों को हम समझ लेते हैं तो हम समाज किस तरीके से कार्य करता है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के उनकी थ्योरी थी जो अगस्त कॉम्टे की थी, मानना था। तो साइमन पिरे लाप्लेस का उनका ठीक ठाक प्रभाव था। तो इसी का जो समाज के इंटरेक्शंस हैं, जो पैटर्न, इसका वैज्ञानिक अध्ययन ये आपका कहलाता है सोशियोलॉजी। अब वैज्ञानिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? दरअसल कोई चीज़ क्या वैज्ञानिक अध्ययन, एक बात तो ये है कि मैं आपसे ऐਵੇਂ ही बोल दूं कि ये बात है भाई कि फला व्यक्ति ऐसा है, या E=mc², मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, या ग्रेविटी है जो चीज़ों को नीचे खींचती है, ये सारी चीज़ें हो गई, मैं आपसे एक ऐਵੇਂ ही बोल दूं। फिर दूसरा, मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करके फिर चीज़ों को बताऊं। जैसे मैं आपको कह दूं कि चैट जीपीटी है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि चैट जीपीटी पर ब्रेन का ये असर होता है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया मैंने इसको अध्ययन करके ये बात कही है, दो अलग अलग तरीके हो गए। तो वैज्ञानिक अध्ययन से क्या तात्पर्य? देखिए दो तीन चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण है एक हाइपोथेसिस मेकिंग। उससे भी पहले का चरण होता है कि ऑब्जर्व करना, डेटा को कलेक्ट करना, ये सारी चीजें हैं कि देखना, ऑब्जर्व करना, लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, इन पे इसका क्या असर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना, इनके ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजें। फिर उसका डेटा कलेक्ट करना, फिर एक हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाया कि चैट जीपीटी का ज्यादा यूज करने पर ब्रेन पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ब्रेन की लर्निंग पावर कमजोर होती है, ब्रेन की कॉग्निटिव पावर कमजोर होती है, ब्रेन की रिटेंशन पावर कमजोर होती है, सारी चीजें, ये मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस मतलब एक पढ़ा लिखा तुक्का, एक एजुकेशनल गेस जिसको कहते हैं। तो पहला हाइपोथेसिस मेकिंग, ये पहला चरण हो गया। दूसरा, अब इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूंगा, क्या होगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको मैं लैब में लाकर चीज़ों को मैं ऐसे कई ग्रुप लाऊंगा और उन पर किसी एक को चैट जीपीटी यूज़ करने दूंगा, दूसरे को नहीं यूज़ करने दूंगा, फिर मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि इन पे इनका क्या असर हो रहा है। तो ये लैब पे टेस्ट होंगे, फिर मैंने अपना फाइनल रिजल्ट दे दिया। और फिर जो तीसरा चरण होता है उसका होता है पीयर रिव्यू। मैंने जो रिजल्ट दिए हैं उसके बाकी लोग भी लैब पर टेस्ट करेंगे, अगर सेम रिजल्ट निकल रहे हैं तो जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने चीज़ें दी हैं, वो सत्य हैं। तो कुछ इस तरीके का जो वैज्ञानिक अध्ययन की जब मैं बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके की बात करी जाती है कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र क्या है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, या समाज में लोगों के इंटरेक्शन का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। अब आगे हम चीज़ों को समझते हैं, आगे क्या समझें। अब एक सवाल ये होता है कि क्यों आखिर सोशियोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सिलेबस में हमारी रखी गई, उसकी ज़रूरत, इस एक विषय की ज़रूरत ही क्यों थी, क्यों ऐसे विषय की ज़रूरत थी, क्यों यूपीएससी ने इसको शामिल किया। तो अभी हमने देखा, इसको क्या देखा कि जब आप समाज को पढ़ते हैं, देखिए आपको एक सिविल सेवक बन के जाना है, एक समाज में जाना है, समाज में काम करना है, तो जिस समाज में आप कार्य करेंगे जाएंगे, जिस समाज के लिए आप कार्य करेंगे जाएंगे, उस समाज को समझना भी तो जरूरी है। वो समाज किस तरह से कार्य करता है ये समझना जरूरी है, वो समाज किस तरह से बना है, उसका क्या इतिहास रहा है और क्या रूल्स हैं जिससे समाज बनता है, या समाज में इंटरेक्शंस के पैटर्न चेंज होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप समझेंगे तब जाके ना आप उस समाज को कुछ अच्छा कर पाएंगे, तब जाके आप उस समाज को और ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, उसे और सही दिशा में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए भारत सरकार वो आपका अभियान लाई थी जिसमें पब्लिक टॉयलेट और ये सारी यार क्या था वो, पब्लिक टॉयलेट बनाकर उन्होंने लोगों को दिया था। ठीक, अब भारत में एक बड़ी भारी समस्या आ गई थी। क्या समस्या आ गई थी? सरकार ने तो टॉयलेट बना के दिए लोगों को, सरकार ने टॉयलेट बनाकर दिए गांवों में, हर जगह दूर दूर तक ओपन डेफिकेशन फ्री एक सोसाइटी बनाना था सरकार को। लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आ गई कि लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं उसमें कंडे अंडे ओपले ओपले भर के पड़े हैं आराम से, और कहीं कहीं तो मैंने देखा उसमें दुकानें भी खोल कर रखी हुई हैं। बनाया किसी दूसरे पर्पस के लिए गया था, यूज किसी दूसरे पर्पस के लिए गया था। सरकार कुछ और चाह रही थी, लोग कुछ और कर रहे थे। गैप कहाँ आ रहा था? गैप यहाँ आ रहा था कि जो लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे थे वो शायद समाज को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, भारतीय समाज को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। आप जब सोसाइटी को पढ़ेंगे, आप जब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी पढ़ के एक अच्छे सिविल सेवक बनकर आप जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि दरअसल भारतीय समाज किस तरह से कार्य करता है। तब आप ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज उनके लिए बना सकेंगे।
तो ये एक अपना फ़ायदा है, और आपके अपने जीवन में तो फ़ायदे रहेंगे ही रहेंगे इस विषय के। तो फिलहाल आज के लिए इस पर इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये हमने खाली ये समझा, अभी एक ओवरऑल समझ बनाई। शुरुआत की 1-2 क्लासेस अभी और ऐसी रहेंगी जिसमें हम एक थोड़ी सी बेसिक समझ डेवलप करेंगे, तब जाके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको विषय को समझने में किसी भी तरह की वो न करना पड़े, परेशानी न करनी पड़े। होमवर्क मैंने आपको जो दिया था वो ये था कि आपको सिलेबस निकालना है और उसको समझना है, उसमें नेट में सर्च करना जाके, फिर अपनी कॉपी में अपने शब्दों में सिलेबस को लिखना है। धन्यवाद आज के लिए।